Yeah, a very good evening to all of you. Welcome to Opedia powered by Abhimanyu IAS. My name is बारका मिर्ज़ा. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं. तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ. तो माय टुडेज सेशन इज़ ऑन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया 2020 एंड मैं आपके साथ आज बैंकिंग सिस्टम डिस्कस करने वाली हूँ एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस भी ऑन बैंकिंग सिस्टम विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम बेसिकली हम बोल सकते हैं इट्स अ ग्रुप और अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स. है ना. बैंकिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करती है? लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है. बैंकिंग मेनली वी कैन से इट्स प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांस एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू दी प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स. है ना. इसको क्या बोलते हैं हम? बैंकिंग सिस्टम. मेनली द फंक्शंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंकिंग सिस्टम आर क्या क्या फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करती है, प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस करती है, इन्वेस्टमेंट हेल्प इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ ऑल्सो, ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम्स में भी हेल्प करती है हमें बैंकिंग सिस्टम. है ना. तो हमारे यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ हम बोल सकते हैं. देयर आर टू सेक्टर्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम. वन इज़ पब्लिक सेक्टर एंड वन इज़ प्राइवेट सेक्टर. है ना. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेनली क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स मेनली वी कैन से इट्स एन एक्ट and it's an act of taking an industry or an assets into a public ownership. We called it as nationalized banks या फिर government banks और public sector banks, one and all same. है ना. पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मेनली क्या हो जाता है? मोर देन 50% ऑफ द स्टेक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स मैं आपको बता देती हूँ. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, पंजाब नेशनल बैंक हो गया हमारा, देन कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ओके. एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम बोल सकते हैं कि द ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्टेक्स आर हेल्ड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. मेनली किस पे कौन ज़्यादा स्टेक पार्ट किसका रहता है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स का. ठीक है. तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हम बोल सकते हैं HDFC बैंक हो गया हमारा, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, DCB बैंक हो गया, फेडरल बैंक्स हो गया, देन जम्मू एंड कश्मीर बैंक्स हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑन बैंकिंग सिस्टम जो कि प्रेजेंट में हो रही है. ठीक है. तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट है ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स. तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है या मौका बोल सकते हैं हम कि आप परचेस कर सकते हो सभी के प्रोडक्ट्स को. ऑल यू नीड टू डू इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रिव्यू आवर पोर्टल, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल मिल जाएंगे. एंड जैसे कि हमारा MCQ सीरीज़ चल रही है अभी, तो अगर आपको इसका थियोरी टॉप पार्ट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पेड कोर्सेज पे. ओके. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है. आफ्टर द वीडियो विजिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिए एंड वहाँ पे आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी कि कौन सी क्लास किसकी लेक्चर्स कब होने वाली है. ओके. एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके. अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर सेशन. ओके. तो बिफोर ज़्यादा से टाइम वेस्ट किए बिना चलिए हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज़, find the public sector bank which partnered with New India Assurance Company Limited, Bajaj Alia General Insurance Company Limited and HDFC Urge ERGO Health Insurance to offer individual short-term Corona Kavach policy. Option number 1, Canara Bank. Option 2, State Bank of India. 3, Bank of Maharashtra. 4th, Bank of Baroda, or its 5th, Indian Overseas Banks. क्या होगा? रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली. नहीं आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द आंसर, बट ट्राई कीजिए आंसर्स प्रोवाइड करने की. रॉन्ग होगा चलेगा, कोई बात नहीं. ठीक है. क्या होगा?
कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि पार्टनरशिप की है विथ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, बजाज आलिया जनरल इंश्योरेंस एंड HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस, मेनली किसके लिए? इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी। चलिए मैं बता देती हूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि पार्टनरशिप की है विथ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से, बजाज आलिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एंड HDFC ERGO से। ठीक है, चलिए देखते हैं। सोशल फॉर दी सोशल कमिटमेंट, कैनरा बैंक क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्यों कैनरा बैंक ने पार्टनरशिप किया है? फॉर दी सोशल कमिटमेंट टू कॉम्पनसेट द unprecedented expenses of ordinary people. Canara Bank has partnered with 3 insurers, namely New India Assurance Company Limited, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, HDFC ERGO Health Insurance, to offer individual short-term Corona Kavach policy to cover their COVID-19 related health expenses. ओके, मेनली क्या है? मेनली सोशल कमिटमेंट मेनली क्या हो जाएगा? जो द लॉस ऑफ द पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉस और इंजरीज, और जो भी कोरोना कोविड-19 के वजह से जो चीज़ हुआ है उसके हिसाब से क्या है, कोरोना बैंक कैनरा बैंक ने क्या पार्टनरशिप किया है विद ऑल दीज 3 इंश्योरर्स, नेमली न्यू इंडिया एश्योरेंस, बजाज अलायंस एंड HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। Yeah, who has been appointed as the MD and CEO of HDFC Bank with effect from October 27, 2020? Option number 1, Deepak S. Parikh. Option 2, Keki M. Mistry. Third, Sumit Bose. Fourth, Ranjan Mathai. Or its fifth, Sashidhar Jagdishan. Who has been appointed? कौन अपॉइंट होने वाले हैं एज द MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक फ्रॉम October 27, 2020 से? आज थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो प्लीज़ आज आप लोग अपने आप पे रेट आउट योर सेल्फ। टोटल 15 to 16 क्वेश्चंस है, आप लोग अपने ऊपर रेट कीजिए कि कितना क्वेश्चंस आप लोगों ने करेक्ट किया है। ओके, एंड फिर बाद में आप मुझे सेशन के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने कितना करेक्ट किया है टोटल 15 और 16 क्वेश्चंस में से। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता भी चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है कहाँ से कहाँ तक हुए और कितना करना बाकी है। ठीक है, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज शशिधर जगदीशन will be appointed as the MD and CEO of HDFC Bank with effect from October 27, 2020. है ना? See, the Reserve Bank of India has approved Shashidhar Jagdishan as the next MD and CEO of HDFC Bank for a period of 3 years. कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, from the date of taking charge, that is on October 27, 2020 under the Section Banking Regulation Act 1949. He will succeed Aditya Puri. पहले कौन थे हमारे? आदित्य पुरी, द बैंक्स लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि 26 ईयर्स से थे, सिंस 1994 से थे। अभी कभी अक्टूबर 2020, दैट इज ऑन 26 ही विल रिटायर, है ना? एंड उसके बाद एट द एज ऑफ 27 एंड एट द एज ऑफ 70 एंड उसके बाद चार्ज कौन किसके हाथ में दिया जाएगा? शशिधर जगदीशन फॉर 3 years। ओके, चलिए कोई भी कमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। ओके, चलिए, हु इज़ द प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? ऑप्शन नंबर 1, TN मनोहरन। ऑप्शन 2, LV प्रभाकर। थर्ड, SS मालिकार्जुना राव। फोर्थ, पद्मजा चंदुरू। और इट्स फिफ्थ, रजनीश कुमार। प्रेजेंट बोला गया है। ओके, प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। चलिए मैं आपको बता दूं, द प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक इज LV प्रभाकर, दैट इज लिंगम, 1 minute, ओके, लिंगम वेंकटा प्रभाकर। ओके, चलिए
LV Prabhakar, that is Lingam Venkata Prabhakar is the present MD and CEO of Canara Bank. ठीक है, चलिए next question. Yeah, this one is important thoda. Okay, President Ram Nath Kovind has promulgated the banking regulation ordinance 2020 recently. The ordinance amends which section of Banking Regulation Act to bring urban and multi-state cooperative banks under supervision of RBI? First one option is section 45, option 2 section 56, option 3 section 49, fourth both 1 and 2, or it's fifth both 1 and 3. Promulgated, Ramnath Kovind has promulgated means इन्होंने क्या किस कौन से सेक्शन को प्रमोट किया है, प्रमोशन दिया है. ऑर्डिनेंस 2020 क्या हो गया, द ऑर्डर मेनली वी कैन से द ऑथोरिटेटिव ऑर्डर. Authoritative order. Okay, the ordinance amends which section of the Banking Regulation Act to bring urban, किसके लिए mainly to bring urban and multi-state cooperative banks under supervision of RBI. चलिए देखते हैं. The correct option will be fourth, both 1 and 2, section 45B and section 56B, for mainly for urban and multi-state cooperative banks under supervision of RBI. Okay, see, President of India Shri Ram Nath Kovind in exercising the powers conferred under clause किसमें है, article 123 of the constitution has promulgated the banking regulation, that is amendment ordinance 2020, which will amend section 45 and 56 of the Banking Regulation Act 1949 as applicable to cooperative banks, mainly for the cooperative banks. ठीक है, दिस प्रोमulgation followed the cabinet approval on June 24. अप्रूवल कब हुआ, on June 24 2020, regarding the ordinance to bring nearly 1842 urban and 58 multi-state cooperative banks under the supervision of RBI. ठीक है, 1482 urban and 58 multi-state cooperative banks under the supervision of RBI. हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने ये बोला है. Okay, चलिए next one. Which bank has partnered with PhonePe on the Unified Payments Interface, that is UPI multi-bank model? First HDFC Bank, second RBL Bank, third Axis Bank, fourth IndusInd Bank, or its fifth ICICI Bank. Read out the question carefully. Okay, which bank has partnered with PhonePe on UPI multi-bank model? यूपीआई पेमेंट्स मेनली पता है ना आपको, इट्स अ रियल टाइम पेमेंट है ना, पेमेंट सिस्टम. क्या होगा, HDFC बैंक, RBL बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, और इट्स ICICI बैंक. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ICICI बैंक has partnered with PhonePe on the Unified Payments Interface multi-bank model. Okay, see, answer ICICI Bank. Flipkart owned PhonePe announced that it had partnered with ICICI Bank on Unified Payments Interface multi-bank model to provide its users the option to create and multiple UPI IDs with ICICI Bank @IBL handle and Yes Bank @YBL handle on the PhonePe apps. Okay, ICICI Bank and Yes Bank. ठीक है, Flipkart owned PhonePe. ठीक है, चलिए next question. Yeah, name the bank which has partnered with Bangalore based SOLV business platform to launch credit card for MSME. Whether it's A HSBC Bank, B BNP Paribas,
थर्ड ड्यूच बैंक, फोर्थ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और इट्स फिफ्थ बैंक ऑफ इंडिया? SOLV business, mainly for the retailers, mainly for the retailers. है ना? तो क्या होगा? लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर MSMEs, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? HSBC बैंक, BNP पैराबिस, ड्यूच बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और इट्स बैंक ऑफ चाइना? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, है ना? The bank which has partnered with Bengaluru based solve business platform to launch credit card for small medium enterprises is Standard Chartered बैंक. ये आपको पता है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मेनली क्या है? ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है ना, मल्टीनेशनल बैंक है. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. ओके चलिए देखते हैं. या SOLV A, B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस. ये क्या है? बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैज लॉन्च्ड अ टेलर मेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. दैट इज क्या है? इन्होंने पार्टनरशिप किया है विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया. ठीक है? मेनली प्रोवाइड्स MSME क्लाइंट्स विद अ रेडी मीन्स टू मीट ऑन गोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस and including supplier payments, fuel, logistic, purchase of raw materials, utility payments and working capital outlays. ये सारी facilities provide करेंगी partnership with Standard Chartered Bank. Okay, business to business. ठीक है? ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड करेगी किसको? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को. ठीक है? सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को जितना हो सके, और कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश एंड ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स? फर्स्ट HDFC बैंक, सेकेंड ICICI बैंक, थर्ड इंडसलैंड बैंक, फोर्थ कोटक महिंद्रा बैंक, और इट्स फिफ्थ RBL बैंक. इंस्टा फ्लेक्सी कैश. कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स. क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एटलीस्ट ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है तो ट्राई कीजिए और आंसर प्रोवाइड कीजिए. गलत होगा चलेगा. कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो लॉन्च की है इंस्टा फ्लेक्सी कैश ऑन ऑनलाइन ड्राफ्ट, मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर दी कस्टमर्स? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ICICI बैंक. ICICI बैंक, a private sector bank, has launched Insta Flexi Cash and online overdraft facility. क्या की है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर दी कस्टमर्स. ठीक है चलिए. ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश एंड ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट. क्या है? एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट है फॉर इट्स प्री अप्रूवल सैलरी अकाउंट कस्टमर्स, बाय विच दीज कस्टमर्स कैन गेट अप्रूवल फॉर OD, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इंस्टेंटली, मतलब तुरंत, इन अ पेपरलेस मैनर. पेपरलेस मैनर से कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कस्टमर्स को मिलेगी. ठीक है? द एंड टू एंड फुली डिजिटल फैसिलिटी कैन बी असिस्ट विथ नो डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग बैंक्स इंटरेस्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म विदाउट विजिटिंग अ बैंक ब्रांच. आपको क्या है? पेपर वर्क भी नहीं मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है, जो भी होगा फुली डिजिटली फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी. ओके, मेनली फॉर दी कस्टमर्स. कौन सी ICICI ने कौन सा लॉन्च किया है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश एंड ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर दी कस्टमर्स.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. या RBI has proposed to set the age limit of chief executive officers and whole-time directors of banks to dash years, whether it's 162, second 60, third 70, fourth 65, or it's fifth 58 years age limitation for limit of CEOs and WTDS of banks to dash years. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर ट्राई टू सॉल्व इट आउट. एंड प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चलिए मैं आपको बता दूं. द RBI हैज़ प्रपोज टू सेट द एज लिमिट ऑफ CEOs एंड होल टाइम डायरेक्टर्स टू द बैंक्स टू द थर्ड वन, दैट इज 70 ईयर्स. लिमिटेशन कितना है? 70 ईयर्स तक. Okay, see, India's central bank, the Reserve Bank of India, in its discussion paper on governance in commercial banks in all India, proposed to set the age limit of CEOs and whole-time directors belonging to the promoter group of banks to 70 years and maximum tenure of 10 years. 70 years and maximum कितना tenure होना चाहिए? 10 years तक. This offer has been made to improve administration in the banking sector. ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में इम्प्रूवमेंट और लाने के लिए. द करेक्ट ऑप्शन इज 70 years. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. RBI has made some changes to the monitoring structure of financial markets, infrastructures and retail payment systems recently. Which among the following was designated as system-wide important payment system, that is SWIPS, SWIPS? First one we have NPCI, second we have Switch, third we have IFSC, fourth we have AEPS and fifth we have and none of these. क्या होगा? सम चेंजेस लाया गया है इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल पेमेंट सिस्टम. रिसेंटली चेंज लाया गया है किसमें? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिटेल पेमेंट सिस्टम पे. तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेजिग्नेटेड एज अ सिस्टम वाइड इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम? whether it's NPCI, Switch, IFSC, AEPS और none of these. मैं आपको बता दूं NPCI क्या है. दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ओके. सेकेंड वी हैव Switch, that is it's mainly we can say a rolling forward system है. Okay. Third we have IFSC, that is Indian Financial System Code. ठीक है. AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ओके. तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? चलिए द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 1, NPCI, that is National Payment Corporation of India. RBI has made some changes to the monitoring structure of financial market infrastructure and retail payment system recently. The NPCI, that is National Payment Corporation of India, was designated as system-wide important payment systems, that is SWIPS. Okay. Indian Central Bank, the Reserve Bank of India, has made some changes monitoring structure to financial market infrastructures, that is FMI, financial market infrastructures, and retail payment system, that is RPSS, with the main aim क्या है? To ensure the security and stability of the payment structure. Mainly क्या है? Security and stability of the payment system. ठीक है. The new framework treats NPCI, that is National Payment Corporation of India, and NEFT, that is National Electronic Fund Transfer. मेनली क्या है? न्यू फ्रेमवर्क ट्रीट्स किसको मिला है? NPCI एंड NEFT. ओके. इन एडिशन NPCI हैज
also been designated as the SWIFT, that is system wide important payment system. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर चैट बॉक्स में चेक कीजिए, आई कन्वे टू योर क्वेश्चंस. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. By increasing the bank rate, the RBI can provide incentives to commercial banks to lend more to publics. B. Provide incentives to commercial banks to lend less to publics. C. Increase the money supply in the market. Or D. None of these. क्या होगा? By increasing the bank rate, जब ये RBI increase करेगी अगर बैंक रेट, तो क्या होगा? बैंक रेट पता है ना क्या है? आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई चार्ज इंटरेस्ट और प्रोवाइड्स लोन्स और लेंडिंग फैसिलिटीज, है ना, फंड्स एंड लोन्स टू द बैंकिंग सिस्टम. क्या होगा? प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू कमर्शियल बैंक्स टू लेंड मोर टू पब्लिक. बी. प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू कमर्शियल बैंक टू लेंड लेस टू पब्लिक. सी. इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट. और इट्स डी. नन ऑफ दीज. क्या होगा? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी. provides incentives to commercial banks to lend less to publics. By increasing the bank rate, the RBI can provide incentives to commercial banks to lend less to publics. Okay, see, bank rate क्या है? mainly bank rate is the rate at which the commercial banks can borrow money from the RBI, है ना. एंड RBI क्या करती है? मनी, लेंडिंग फैसिलिटी या फंड्स भी प्रोवाइड करती है टू ऑल दी कमर्शियल बैंक्स. ठीक है. इफ द रेट इज हायर देन टेकिंग मनी फ्रॉम RBI बिकम्स डिफिकल्ट. नॉर्मल सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हायर रहेगी तो RBI से मनी लेना तो वो डिफिकल्टी हो जाता है ना. सो द बैंक्स विल लेंड लेस टू पब्लिक्स. इससे अच्छा क्या है कि बैंक्स जो पब्लिक को जो पैसा देती है, लेंड करती है, वो लेस हो जाएगी. एंड वाइस वर्सा, अगर बैंक रेट अगर हायर है देन मनी बोरो करने RBI से लेने डिफिकल्ट हो जाता है, तो बैंक लेस करती है, बैंक जो है लेस प्रोवाइड करती है टू दी पब्लिक. अगर रेट ऑफ अगर हायर स्मॉल कम हो जाती है देन द RBI से लेना डिफिकल्टी नहीं होगा, तो बैंक क्या करेगी? ज्यादा प्रोवाइड करेगी टू दी पब्लिक, लेंड ज्यादा करेगी टू दी पब्लिक. ठीक है. तो यहां पूछा गया है बाय इंक्रीजिंग, तो इसके लिए बताया गया है इफ द रेट इज हायर देन टेकिंग मनी फ्रॉम RBI बिकम्स डिफिकल्ट, सो द बैंक्स विल प्रोवाइड लेस लेंड, मतलब लेस लेंड करेगी टू दी पब्लिक. हायर है तो लेस लेंड करेगी, और अगर कम रहता अगर तो ज्यादा करती, पब्लिक को लेंड ज्यादा करती. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The process by which RBI or any central bank protects the economy against adverse economic shocks is known as protection, liberalization, stabilization or its sterilization. जब भी प्रोसेस ऑफ RBI और एनी सेंट्रल बैंक कैसे प्रोटेक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, जब इकोनॉमी में कुछ सिचुएशन ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है तो क्या करती है? वेदर इट्स ए प्रोटेक्शन, बी लिबरलाइजेशन, सी स्टेबलाइजेशन और इट्स डी स्टेरिलाइजेशन. क्या होगा? प्रोटेक्शन तो पता है ना, हाउ टू प्रोटेक्ट करना, है ना. लिबरलाइजेशन क्या हो गया? गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस. वन मिनट. ओके, या प्रोटेक्शन हो गया हमारा, प्रोटेक्ट करना किसी को, RBI कैसे प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. लिबरलाइजेशन क्या हो गया? वन मिनट. ओके, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस इन एन इकोनॉमी, है ना. मेरी पेन में थोड़ी डिफिकल्टी आ जा रही है. लिबरलाइजेशन मीन्स क्या हो गया? गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस इन एन इकोनॉमी. स्टेबलाइजेशन क्या हो गया? हाउ टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सर्विसेज और सिस्टम. ठीक है. एंड स्टेरिलाइजेशन क्या हो गया? मेनली वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एक्टिविटीज.
ठीक है। तो आरबीआई कैसे, आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक कैसे हमारी इकोनॉमी को, एडवर्स इकोनॉमी को शॉक से बचाती है, मतलब इफेक्ट प्रोटेक्ट कैसे करती है? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेरिलाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक प्रोटेक्ट द इकोनॉमी अगेंस्ट एडवर्स इकोनॉमिक शॉक्स इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मेनली दी फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एक्शन बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, आरबीआई डज दिस परफॉर्मिंग अ होस्ट ऑफ ऑपरेशंस, फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई हमारी इकोनॉमी को? कंट्रोलिंग द बैंक रेट, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वी कैन से दैट इज स्टेरिलाइजेशन, form of monetary actions in which central bank seeks the limits, sorry, seeks limit the effects of money flows, दैट इज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। आरबीआई क्या करती है, लिमिटेशंस एक लगा देती है कि मनी कितना, मनी इनफ्लोज, मनी इनफ्लो, मनी इनफ्लो एंड मनी आउटफ्लोज पे। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज डन? A 1947, B 1948, C 1949 और इट्स D 1950। ये आप लोगों को पता ही होगा मैक्सिमम, है ना। इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज डन? कभी हुई थी? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज 1949। ठीक है, आप लोग मेरी पेन नहीं चल रही है तो प्लीज डू कोऑपरेट। द करेक्ट ऑप्शन इज 1949, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डन। ओके, see, in 1949 the government of India nationalized the Reserve Bank of India under Reserve Bank, that is Transfer of Public Ownership Act 1948. From 1st January 1949 RBI has started working as a government owned bank. कब से? 1949 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI? Whether it's A, equal monthly installment, B, equated monthly installment, C, equal monthly income और it's D, equated monthly incentives. Full form of EMI क्या होगा? ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा फुल फॉर्म ऑफ EMI, है ना। प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डू शेयर दिस सेशन ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके, प्लीज़। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, equated monthly installment mainly we can say it's an amount paid by the borrower to the lenders. ठीक है, it's called EMI, that is equated monthly installment. या बी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सी, EMI stands for equated monthly installment. It is one part of the equally dividend monthly outgoes to clear off an outgoing loan within a stipulated time frame. बॉरोवर्स जब अगर लेंडिंग फैसिलिटी तो बॉरोवर्स को मिल जाती है, लेकिन मेनली इक्वेटेड मंथली EMI क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या होता है? बॉरोवर्स जितने पैसा लिया है उसको ऑन मंथली बेसिस पे लेंडर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे डाउट्स पूछ सकते हो,
मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा. आई डेफिनेटली कन्वे टू योर क्वेश्चंस. ओके, आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू आंसर्स. चलिए, पर्सनल लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स. पर्सनल लोन्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं? वेदर इट्स ए सिग्नेचर लोन, बी अनसिक्योर्ड लोन्स, सी कंज्यूमर लोन्स, डी ऑल ऑफ द अबव. क्या बोल सकते हैं हम लोग पर्सनल लोन्स को? सिग्नेचर लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, कंज्यूमर लोन्स और डी ऑल ऑफ द अबव. क्या होगा? चलिए मैं आपको बता दूं. द पर्सनल लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिग्नेचर लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, कंज्यूमर लोन्स. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव. पर्सनल लोन को हम सिग्नेचर लोन भी बोलते हैं, अनसिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, कंज्यूमर लोन्स भी बोलते हैं. ओके, सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सी, अनसिक्योर्ड लोन्स कॉल्ड सिग्नेचर लोन्स. अनसिक्योर्ड लोन्स को हम सिग्नेचर लोन्स बोलते हैं. आर एडवांस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोरोवर्स क्रेडिट. मेनली क्या है? बोरोवर्स क्रेडिट. ठीक है, हिस्ट्री एंड एबिलिटी टू पे द लोन फ्रॉम पर्सनल इनकम. बोरोवर्स ने तो ले लिया है, बट इंटेंशन, मेन इंटेंशन क्या रहता है? हाउ टू रिपे इट इन फ्यूचर, है ना. तो रिपेमेंट इज यूजुअली थ्रू फिक्स्ड अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ फिक्स्ड टर्म, ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर लोन. तो हम लोग पर्सनल लोन को अनसिक्योर्ड लोन भी है, सिग्नेचर लोन भी है एंड कंज्यूमर लोन्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया? वेदर इट्स ए SBI, B HDFC, C HUDCO और इट्स D IHFL. क्या पूछा गया है? लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया. क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC या HUDCO या फिर IHFL. SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC that is Housing Development Finance Corporation, फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना, या फिर HUDCO दैट इज़ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर IHFL. IHFL वी कैन से इट्स एन एग्जीक्यूटिव्स फॉर MBA फाइनेंस. ओके, तो क्या हो गया? चलिए, the largest housing finance company in India is HDFC. One of the largest housing finance company in India is HDFC, that is Housing Development Corporation of India. Okay, see, Housing Development Corporation of India Limited is an Indian finance conglomerate based in Mumbai, India. कहाँ पे based है ये? मुंबई में. It is a major provider of finance for housing in India. finance के लिए housing अगर आपको खरीदना है तो वो finance facility provide करती है, that is HDFC. ओके, कॉन्ग्लोमरेट मीन्स क्या हो गया? आइटम्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर, दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु इज इंटरेस्टेड विद द पावर टू ले डाउन इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक इन इंडिया फॉर ऑडिट्स? ओके, A RBI, B finance minister, C state bank or state government, sorry, or it's D none of these. क्या पूछा गया है? इंटरेस्टेड विद द पावर्स टू ले डाउन इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक इन इंडिया फॉर ऑडिट्स. ऑडिट्स के लिए A RBI, B finance minister, C state government और इट्स D none. ऑडिट्स मीन्स पता है ना, एन ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन वी कैन से, एन ऑफिशियल inspection of an organization or business, of an organization business accounts or business accounts we can say. ठीक है, ऑडिट्स.
कौन सी क्या होगा, वेदर इट्स ए आरबीआई, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी स्टेट बैंक और इज डी नन ऑफ दीज? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, आरबीआई करती है ना, जितने भी सारे बैंक्स है, जो भी है इंस्टीट्यूशन, तो उसकी हेड कौन है, आरबीआई है। तो आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द पावर्स टू ले डाउन द इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक्स इन इंडिया फॉर ऑडिट्स के लिए कौन है इंटरेस्टेड विद पावर्स, आरबीआई। ठीक है, चलिए। The Banking Regulation Act empowers RBI to regulate the operations of banks, lay down instructions for audits, control moratorium, mergers and liquidation, issue directives in the interest of public goods. किन किन चीज़ों के लिए RBI को इंटरेस्टेड किया जाता है? इंस्पेक्शन के लिए, फॉर ऑडिट्स के लिए, मोरेंटरम के लिए, मर्जर्स एंड लिक्विडेशंस, इशू डायरेक्टिव्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। ओके, कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, नहीं भी आ रहा है फिर भी दीजिए। ठीक है, एंड आपको आप भूलना नहीं, आपको रेटिंग्स देना है अपने आप को, रेट योरसेल्फ करना है आपको, और लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसको कितना किसने कितना सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बैंकिंग करस्पॉन्डेंस स्कीम? ए, टेकिंग बैंकिंग टू द रिमोटेस्ट एरिया, बी, हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी, नन ऑफ दीज? क्या होगा? What was the objectives behind the banking correspondent scheme? Correspondent scheme क्या हो गया? Mainly to the rulers area के लिए ये scheme, mainly to the rural areas के लिए, है ना? BCS, Banking Correspondent Scheme क्या होगा? Taking banking to the remotest area, B, helping in process of financial inclusion, C, both A and B, or D, none of these? चलिए मैं आपको बता दूं, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बैंकिंग करस्पॉन्डेंट स्कीम इज बोथ ए एंड बी। टेकिंग बैंकिंग टू द रिमोटेस्ट एरिया मतलब एरियाज, मतलब मेनली द रूरल एरियाज जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती है ना। एंड बी क्या है? हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है रिमोट एरिया में, दैट इज रूरल एरियाज में। ओके, चलिए। द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द बैंकिंग करस्पॉन्डेंस स्कीम वाज टू एड मीन्स टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फ्रीक्वेंटली टेक बैंकिंग टू द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड मेक दैम बैंकेबल, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ रिमोटेस्ट एरिया, मतलब रूरल एरिया, आउटसाइड द सिटीज़ एंड टाउन्स में जो एरियाज जो सिचुएट रहते हैं उन सब में भी ये सारी फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या this one is important. Okay, central government recently made amendments in securities contracts regulation rules 1957. As per the amendment, listed entities should meet criteria of minimum dash public shareholdings within 3 years. Option number 1 20%, second 35%, third 25%, fourth 50% और fifth 40%। क्या होगा? मिनिमम डैश पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन 3 ईयर्स, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम कितना होना चाहिए? अमेंडमेंट्स इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स मेनली ये क्या कहती है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन दी मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन दी members of stock exchange, okay, members of stock exchange shall be confirmed in writing, in written words, okay, and shall enforced, that is compulsory in accordance with in accordance with rules and regulations, accordance with rules and regulations and bylaws of the stock exchange of which they are members, of
which they are members. ओके, मेनली सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स क्या कहती है, जो मेंबर्स है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, उनको क्या है, इन रिटर्न कंफर्मेशन देना है, कंपलसरी कंफर्मेशन देना है विद द रूल्स एंड रेगुलेटरीज एंड बाय लॉज भी फॉलो करना है स्टॉक एक्सचेंज का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी दिया गया है इन रिटर्न वर्ड्स, ठीक है, वो सारे चीजें फॉलो करनी है. तो कितने परसेंट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स विद इन 3 इयर्स कितने परसेंट होनी चाहिए? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, 25% होनी चाहिए. ओके, मेनली कितनी होनी चाहिए? 25%. मेरी पेन में थोड़ी इशू चल रही है, प्लीज आप लोग आंसर्स टिक आउट कर लीजिएगा. दैट इज 25%. ओके, या 25%. चलिए देखते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर टाइम टू द लिस्टेड एंटिटीज टू मीट क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, दैट इज एमपीएस, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स कितनी होनी चाहिए? 25%. ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड चेंजेस इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या की है? चेंजेस की है in securities contract regulation rule 1957, where the words 2 years को हटा के 3 years की मौका दे दिया गया. 2 years के इन 2 years की जगह पे 3 years words दे दिया गया है. therefore listed entities get 1 more year. listed companies जो है उनको एक और साल, एक और मौका मिलता है to comply with the rules of MPS, that is minimum public share holdings. ठीक है, benefiting more than 3 dozen PSUs, that is public sector undertakings, who have been unable to meet these requirements aimed COVID-19. मतलब पहले 2 साल था, अभी 3 साल दे दिया गया है, तो जो भी मेंबर्स हैं उसको और एक मौका मिल गया है इन सारे चीजों को देखने के लिए. ओके, एमपीएस कितना दिया गया है? 25%. और वेयर 2 साल जहां था वहां पे 3 years दे दिया गया है. ठीक है, सो द एमपीएस दैट इज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बेनिफिट उनको मिल गया है 3 डजन पीएफ, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कितना? एक और साल वो कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे पेन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, सो सॉरी फॉर दैट, डू कोऑपरेट ऑल ऑफ यू. तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोगों को ये सेशन आज का अच्छा लगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था फॉर सेबी 2020. तो अगर आप लोग को ये सेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सेशन. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को. ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू.